हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के बारे में, ठीक है ना। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर तक आपने देखा, हमने द्विध्रुव की वजह से विभव निकाल लिया था, समविभव पृष्ठ हमने पढ़ लिया था, आवेशों के निकाय में विभव निकालना हमने सीख लिया था, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पर आपको दिए थे करने के लिए आवेशों के निकाय वाले। उम्मीद करता हूं कि आप उनको कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में जो हेडिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी हेडिंग है और कई तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने भी संभावित तरीके हैं अपन हर एक तरीका पढ़ने का प्रयास करेंगे। हेडिंग लिखेंगे अपन बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया ना आपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E तथा विद्युत विभव V में संबंध। कई प्रकार के संबंध हैं, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो हेडिंग हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, जो अपन अब पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, देखना भाई, सुनना अच्छे से है ना। एक तो वीडियो को भाई लाइक कर दें ना, और शेयर भी कर दें जल्दी से आप ना। हर वीडियो में कहना पड़ता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी सरल तरीका है और मैक्सिमम पार्ट आप इसका जानते हो। नया कुछ भी नहीं सिखाना है, चीज़ों को बस एडजस्ट करके दिखाना है। ध्यान से देखना भाई, कल अपन ने एक डेरिवेशन पढ़ा था, कल क्या लास्ट में पढ़ा होगा, बिंदु आवेश की वजह से विभव। बिल्कुल उसी थीम पर अपने को चलना है। बिंदु आवेश की वजह से विभव क्या कहता है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि यहां कोई बिंदु है और इस पर आवेश है Q। कितना आवेश था, Q। और यहां से R दूरी पर अपन ने कोई पॉइंट लिया था भैया P, है ना। इस पॉइंट P पर हमें विभव निकालना था, याद करो। और मैं कहता था कि विभव निकालने के लिए अपन परीक्षण आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। ये अनंत है, परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं। तो जब इसको लाने में किया गया कार्य की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि dw बराबर लगेगा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। आपको याद आ जाना चाहिए भाई, ऐसा क्यों लगाया। बल्कि 2 सूत्र मैंने आपको 11th क्लास में जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था, तब मैंने बताए थे कि एक तो सिंपल वर्क का सूत्र होता है W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर F कांस्टेंट है तो, अगर F कांस्टेंट है तो, और अगर F कांस्टेंट नहीं है तो हम सूत्र लगाया करते थे F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। याद है ना आपको। अल्प विस्थापन के लिए बल को कांस्टेंट मान सकते थे अपन, अगर F वेरिएबल है तो। अब आप इस कंडीशन में जब आप बात कर रहे हो, आप परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हो, तो लाते समय डिस्टेंस कम हो रही होगी। डिस्टेंस चेंज हो रही है तो बल चेंज हो रहा है, और बल चेंज हो रहा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला ना लगकर नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। पहली बात तो dw बराबर F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आपने और आगे बढ़ाया तो dw बराबर हो गया F dx cos थीटा। अगर आप देखो, लाने को तो आप किसी भी दिशा से ला सकते हो, विभव पथ पर डिपेंड नहीं करता है। पर सुनना ध्यान से, अगर आप इसी सिस्टम से लेके आ रहे हो तो मैंने कुछ ऐसा समझाया था कि बिंदु A है, ये बिंदु B है, इधर आपका विस्थापन हो गया साहब dx, और इस आवेश की वजह से ये प्लस का है, परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा F और dx विपरीत दिशाओं में है। थीटा का मान आपने 180 जमाया था, तो dw बराबर आ गया था F dx cos 180। और आप जानते हो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw की वैल्यू आ गई -F dx। यहां तक तो आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई होगी। जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर ही पढ़ाया था इस चैप्टर का, उस फर्स्ट लेक्चर में ये मैं आपको समझा चुका हूँ, वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया था। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं भैया।
आपको पिक्चर में आज शामिल करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। शामिल किसे करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो जब आप परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हो, मान लो क्यू नॉट आवेश मान लो आप, मैंने एकांक से कराया था, आप क्यू नॉट मान लीजिए। क्यू नॉट आवेश को लेके आओगे तो एक बल का सूत्र आपको याद है, विद्युत क्षेत्र की वजह से परीक्षण आवेश पर बल लगेगा F बराबर क्यू नॉट ई। अगर कोई क्यू आवेश कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर बल लगता है क्यू ई। तो आप जब लेके आ रहे हो तो आप परीक्षण आवेश को लेके आ रहे होंगे ना, क्यू नॉट को। क्यू नॉट को अगर आप लेके आ रहे हो तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा क्यू नॉट ई। जरा एफ की जगह जमाए ना अपन, तो ये आएगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। यहां इस जगह मैंने बदलाव कर दिया है। अगर मुझे कूलाम के नियम से प्रूफ करना होता तो मैं एफ का मान कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर जमा कर भी सॉल्व कर सकता था, पर मुझे विद्युत क्षेत्र को पिक्चर में लेके आना है तो मैंने बल की जगह, बल का सूत्र क्या होता है? क्यू नॉट ई। पढ़ा है ना आपने चैप्टर नंबर 1 में। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है वो समझ जाना भाई कि अगर क्यू आवेश है और कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो लगने वाले बल का सूत्र होता है क्यू ई। क्यू ई आवेश क्यू नॉट है तो बल हो जाएगा क्यू नॉट ई। अब क्यू नॉट ई हमने यहां जमा दिया। जरा कहानी को आगे बढ़ाइए, सुनो। ऐसा करो, क्यू नॉट को इसके नीचे लेके आ जाओ ना, डी डब्ल्यू, या ऐसे कहो कि दोनों पक्षों में क्यू नॉट से भाग दे दिया, बराबर क्यू नॉट, यहां से कट जाएगा ई डी एक्स बचेगा। और याद करो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू वोल्टेज का फॉर्मूला है। विभव का सूत्र याद है क्या? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव का सूत्र याद है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अल्प आवेश की अगर मैं बात करता हूं तो लिख दो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो ये डब्ल्यू नहीं है, डी डब्ल्यू है, अल्प कार्य है, तो भी तो अल्प होगा। इस चीज को वी ना लिखकर लिखा जाएगा डीवी। मेरी बात समझना, अगर डब्ल्यू होता तो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता तो आप बी लिखते। चूंकि कार्य अल्प है तो वोल्टेज भी अल्प रहा, डीवी बराबर माइनस ई डी एक्स। तो इस चीज को देखो, मैं अगर मुझे ई निकालना हो तो डी एक्स को नीचे लाइए और चिन्ह को इधर ले आइए, तो आपका एक सूत्र बनके तैयार हुआ बहुत शानदार, ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। एक संबंध तो ये होता है भाई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव परिवर्तन के ऋणात्मक, मतलब एक्स के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर है। प्रवणता बोल सकते हो आप इसको, याद है ना, दूरी का भाग जाता है तो उस चीज को प्रवणता से उच्चारण करते हैं। विभव परिवर्तन की प्रवणता है एक तरीके से। ई बराबर माइनस, दो तीन नाम और आने वाले हैं, थोड़ा शांति समझोगे तो बात समझ में आएगी। मैंने पहले कहा था कि कई सूत्र हैं, लास्ट में सूत्र इंपॉर्टेंट रहेगा। पैटर्न मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, है ना, पर पैटर्न इंपॉर्टेंट ना होकर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या होगा? सूत्र। तो एक संबंध तो पहले आप ये समझो कि ई बराबर होता है माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ई बराबर क्या होता है साहब? माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। याद रखना, आपने जो अवकलन हो रहा है वो दूरी के सापेक्ष हो रहा है। एक्स क्या है यहां पर? दूरी। क्लियर है? ये समझ में आया ना? बहुत सरल था। कार्य का एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर क्यों लगा? क्योंकि बल परिवर्ती है। एफ डी एक्स कॉस थीटा आ गया, विस्थापन और बल अपोजिट हैं, थीटा 180 हो गया, कॉस 180 माइनस का 1 आ गया। फिर अपन ने यहां से dx को नीचे f की वैल्यू जमाई, क्यू नॉट ई जमाया, क्योंकि मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए था आज पिक्चर में। यहां से बदलाव करना स्टार्ट किया मैंने, और आपके सामने है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। एक एक करके ही समझोगे ना तो बातें ठीक ठाक समझ में आएंगी। पहले इस संबंध को लिखते हैं एक बार मैं ध्यान से। देखिए मेरे साथ साथ अब आप नोट करने का प्रयास करेंगे ना। देखिए, देखो कि माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, आप कौन से आवेश को लेकर आ रहे हो? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता वाले या कैपिटल क्षेत्र की तीव्रता में लाया जाता है, इसलिए लिख दो। मतलब ऐसे क्या लाया जाता है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ही है ना। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कैपिटल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लाया जाता है। क्लियर भाई यहां पर? अतः हम बात करें कार्य की, तो कार्य का फॉर्मूला क्या लगेगा आपको खुद को पता होना चाहिए भाई, है ना। W बराबर नॉर्मल F वेक्टर डॉट S वेक्टर है, पर जब ला रहे हो पूरी कहानी दिमाग में है ना अपने में, तो बल परिवर्ती है, इसलिए कार्य का सूत्र आएगा dW बराबर F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। डायग्राम नहीं बना रहा हूं, कोई खास बात जरूरी नहीं है खैर। तो dW का सूत्र बन गया F dx cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर 180 डिग्री समझ में आ गया क्या आपको? जब आप विस्थापित कर रहे होंगे तो विस्थापन इधर और धक्का उधर, बल विस्थापन अपोजिट हो जाएंगे भाई, ध्यान रखना है ना। तो dW बराबर F dx cos 180 डिग्री, तो dW बराबर F dx और cos 180 हो गया माइनस का, ठीक है। अब बात करें बल की, तो आपने आवेश बोला है Q नॉट, क्षेत्र की तीव्रता कितनी बोली है E, तो जो लगने वाला बल होगा F बराबर QE होता है, Q नॉट E बन जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट करता हूं तो dW बराबर क्या, माइनस Q नॉट E dx। अरे यहां तक की कहानियां समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपने एक परीक्षण आवेश लिया Q नॉट, भाई ध्यान लगाना है ना, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप लेके आ रहे हो, आपने कार्य का सूत्र लिखा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो dW हो गया F dx cos थीटा। थीटा पता है ना 180 है आपको, फिर आप मान जमाए और यहां तक पहुंच गए आप। Q नॉट E को नीचे लीजिए आप, dW अपॉन Q नॉट बराबर बचेगा माइनस E dx। क्लियर है? आगे देखना, dW अपॉन Q नॉट का सूत्र क्या बन गया, चूंकि आप dW अपॉन Q नॉट को, भाई ऊपर कार्य है नीचे आवेश है, और कार्य बटा आवेश तो विभव होता है। अल्प कार्य है इसलिए विभव भी कैसा बनेगा, अल्प। पूरा कार्य होता तो विभव भी पूरा बन जाता। मतलब इस स्टेप को हटाकर आप रिप्लेस कर सकते हो dV बराबर माइनस E dx। आप सुनना, मैं यहां से दो संबंध निकालूंगा और दोनों बड़े काम के हैं बच्चों। अगर विद्युत क्षेत्र पता हो और विभव निकालना हो, मैंने कहा था ना कि विद्युत क्षेत्र तो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मुझे बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र पता है Q/r² और मुझे उसका विभव निकालना है। अगर ऐसी केस फंस जाए, अभी मैंने आपको गोलीय कोष कराया, और कोई भी आकृति हो, आपको विद्युत क्षेत्र पता हो, ई तो मालूम हो और वी निकालना हो, वी निकालना है, ये क्या है, डीवी है, तो आप दोनों पक्षों का समाकलन करो। पहले यहां से दोनों पक्षों का समाकलन करके देखना एक बार, दोनों पक्षों का समाकलन पता है ना आपको। अगर dv है और v निकालना है, भाई dx होता और x निकालना होता तो इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि समाकलन काम करता है अनंत चीजों को जोड़ने का। तो इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन e dx, और इंटीग्रेशन dv कितना आता है, v। एक फॉर्मूला तो आप ये अच्छे से याद कर लेंगे, e dx पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज क्या रहेगा वो भी सुन लो आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2-3 स्टार लगा दिए, याद डायरेक्ट रहना चाहिए आज के बाद। b बराबर माइनस इंटीग्रेशन e dx कब काम में लिया करूंगा, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो, कैपिटल E की वैल्यू पता हो, और क्या पता लगाना हो, विभव। मैंने कहा था जब मैंने आपको बिंदु आवेश पढ़ाया था कि दो तरीके हैं बिंदु आवेश की वजह से विभव निकालने का, Q/r आंसर आया था ना। एक तो मैं आपको करवा चुका हूं, एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट तो था उसमें, और आज एक तरीका और सिखाऊंगा आपको, किसकी हेल्प से, विद्युत क्षेत्र की हेल्प से। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा सूत्र क्या याद रखना है भाई, ये तो कब लगा, जब E पता है और V निकालना हो। उल्टा भी तो हो सकता है सर, V पता हो और क्या निकालना हो, E। यहां से देखिए आप, E निकालना है मतलब ये चीज काम की है। अगर आपको E निकालना है तो E निकालिए, इसमें से कैसे निकालेंगे बताओ। देख
यही लिख दूं आपको तो वहीं से। ई निकालना है यहां से भाई, dv बराबर है माइनस ई डी एक्स के। तो पहले तो dx को नहीं चले जाओ और माइनस चिन्ह को भी लेके आ जाओ। तो e का जो वैल्यू बचेगा, e बराबर माइनस dv अपॉन dx। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चीज तो एक ही है ना भाई, विद्युत क्षेत्र का समाकलन कर रहे हो, विभव आ रहा है, और विभव का अवकलन कर रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मेरी सलाह है आपको कि आप दोनों फॉर्मूले सीधे ही याद करें। संबंध आ कैसे रहा है मैं आपको हर एक चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं ना, पर बच्चों सलाह है कि आप ये फॉर्मूले सीधे याद रखें। कौन सा? v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स, दूरी के सापेक्ष में ध्यान रखना, और E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी आप याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, अवकलन में ये तो पूर्ण अवकलन है, जो सिंपल अवकलन होता है ना, डी अपॉन डी एक्स। एक नाम और आता है क्या? पार्शियली डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। सुनना आप ध्यान से, अलग अलग अक्षों के अनुदिश भी आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। देखो एक्चुअल में क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, दिमाग लगाना भाई आप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। तो अगर सदिश रूप में लिखना पड़ जाए क्षेत्र, तो सदिश रूप में लिखना पड़ जाए तो इसका मतलब अलग अलग निकालिए। एक्स अक्ष के अनुदिश आप अलग निकालिए, वाई अक्ष के अनुदिश अलग निकाल लीजिए, जेड अक्ष के अनुदिश अलग निकालिए, और जो एक्स अक्ष का है आई कैप शामिल हो जाएगा। देखो नेगेटिव चिन्ह तो यहां पर है ही है। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं वो आप समझना ध्यान से। देखो एक संबंध और निकालता हूं, तीसरा संबंध। दो संबंध आपको समझ में आएंगे ना, b बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। लास्ट में सूत्र ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर सारे फॉर्मूले और मैं लिखवा दूंगा आपको भाई। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाएगा। आशिक नहीं है, आशिक नहीं है, आंशिक। बिंदी बहुत काम की चीज है ना। मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूं भाई, वोल्टेज का अवकलन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा। वोल्टेज का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र मिलेगा डायरेक्ट। तो आंशिक अवकलन करूं, आंशिक अवकलन 3 बार करेंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। तो तीव्रता पहली बात तो E ना होकर EX हो जाएगी। देखो पूरा अवकलन आपने एक साथ कर दिया तो E आ गया। अलग अलग एक्स अक्ष के सापेक्ष किया है तो तीव्रता क्या बन गई? EX बराबर क्या भाई? माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही। ये तो है बच्चों D, और ये है डेल, थोड़ा घुमा करके, V अपॉन डेल एक्स। सुनना, अंतर किस चीज का है मेरी बात सुनना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं dv अपॉन dx, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इनके ऊपर अलग अलग, अब पूरा खेल समझ जाओगे। dv अपॉन dx तो सामान्य अवकलन है, पूरा अवकलन जो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा रखा है। कैसे कैसे करते हैं आपको पता होगा। x पावर n का n आगे, फिर पावर 1 कम हो जाती है, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। और एक टर्म है डेल v अपॉन डेल x, एक टर्म ये है साहब। मतलब तो इसका भी अवकलन ही है, मतलब इसका भी अवकलन है। इसे बोलते हैं आंशिक अवकलन। और जब शब्द आंशिक लग गया है, मतलब अगर आप विभव का x के सापेक्ष कौन सा अवकलन कर रहे हो? आंशिक अवकलन। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो ना, तो x वेरिएबल है, उसके अलावा सारी चीज कांस्टेंट है। बाई और जेड कहीं मिल जाएगा, बिहेव करेगा कांस्टेंट की भांति। मैं सवाल कराऊंगा तब ये बात समझाऊंगा। तो मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से। एक सूत्र आया कि विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो क्षेत्र आ जाएगा। मैंने दूरी को 3 हिस्सों में बांटा, एक्स के सापेक्ष करके देखा। अब क्या कर रहा हूं, इसको बाई के सापेक्ष करना, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना भाई। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दूं अब तो, जेड के सापेक्ष करोगे
तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ये घटक हैं। समझाने का तरीका और भी है, यहां से थीटा मत मानिए, थीटा चलें दी साथ में तो साथ में कॉस थीटा चल के आएगा, छोड़ो उस तरीके को, सबसे बेस्ट तरीका है ये। एक्स एक्स के सापेक्ष आपने अवकलन कर लिया, ई एक्स आ गया, बाई घटक आ गया और जेड घटक आ गया विद्युत क्षेत्र का। और अगर किसी चीज के आपको घटक पता हो और उसका रिजल्टेंट लिखना हो ई वेक्टर, तो बड़ा आसान तरीका है कि एक्स घटक में आप आई कैप लगा दीजिए, बाई घटक में आप जे कैप लगा दीजिए और जेड घटक में आप के कैप लगा दीजिए। ये तरीका होता है। अगर एक सदिश है उसका आपको एक्स कंपोनेंट पता है, बाई कंपोनेंट पता है, जेड कंपोनेंट पता है, तो नेट वेक्टर निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट में आई कैप, बाई में जे कैप, जेड में के कैप। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्स घटक पता है आपको, बाई घटक पता है और जेड घटक पता है, तो विद्युत क्षेत्र का कुल तीव्रता निकाल सकते हो ना आप। एक्स घटक में आई कैप, बाई घटक में जे कैप, जेड घटक में के कैप लगाकर लगाइए। ई वेक्टर बराबर एक्स घटक कितना आया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, बाई घटक कितना आया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स जे कैप और माइनस डेल वी अपॉन, सॉरी यहां बाई आएगा और यहां जेड के कैप। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देन ई वेक्टर इज इक्वल टू, सुनो और लिखने का तरीका, एक तो ये भी एक तरीका है, ये भी अपना एक फॉर्मूला ही है ना भाई, माइनस कॉमन ले लो, मतलब इस फॉर्मूले को भी आप चाहो तो याद कर लेना, ठीक है ना, और याद करना माइनस कॉमन लेके याद कर लेना। अच्छा इसमें सब देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया है ना, माइनस कॉमन आने के बाद क्या बचा होगा, स्पेस है क्या नीचे, दिख जाएगा आपको भाई, हाँ 2 स्टेप हो सकते हैं, हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन लिया तो यहां बचेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। अब माइनस कॉमन आ गया तो टर्म तो प्लस में बची होगी ना, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। बिल्कुल नई टर्म है आपके लिए, मैं मान सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। और आप चाहो ना तो यहां से बी कॉमन आ रहा है इन सब में से, मतलब यहां से भी बी को हटा दूं मैं, यहां से भी हटा दूं और यहां से भी हटा दूं, यहां लगा दीजिए आप वी, समझिएगा ध्यान से, हाँ है ना। और अब ये जो टर्म बची है ना, इसको बोलते हैं ग्रेड। किसको बोलते हैं ग्रेड? ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बची हुई है ना, यहां लिखता हूं, ब्रैकेट के अंदर टर्म बच गई ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इसको बोलते हैं ग्रेड। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है ट्रायंगल के ऊपर वेक्टर, ग्रेड बोलते हैं भाई, ग्रेड। मतलब इस चीज को अगर ग्रेड लिखूं तो एक रिजल्ट लास्ट में जो बहुत फेमस है, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड वी, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। एक बार आप नोट करें, मैं दोबारा और एक्सप्लेन कर सकता हूं इसको, है ना, एक बार आप नोट तो करिए साथ साथ, दोबारा और समझाता हूं। 3 संबंध आपके सामने आ गए साहब, लिख लो एक बार, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। देखिए मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करते समय कहा था कि कई प्रकार के संबंध हैं। अब चूंकि संबंध तो आप याद कर लोगे, पर बात है कि कब कौन सा अप्लाई करना है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखें एक बार आप लोग,
देखिएगा भाई साहब और समझने का प्रयास करिए। देखो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड वी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंधों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला संबंध निकल के आया V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। सबसे पहले याद करना है, जो मैं कह रहा हूं वो आप यहां ध्यान से देखिए। यह सूत्र कब इस्तेमाल किया जाएगा, यह सूत्र कब इस्तेमाल किया जाएगा मैं लिख दूंगा आपकी सहायता के लिए। जब कैपिटल ई ज्ञात हो तथा उसका, जिसका आपको ई ज्ञात है, कैपिटल वी ज्ञात करना हो। जाहिर सी बात है लिखने की कोई जरूरत तो नहीं थी भैया, ई पता है और बी पता लगाना है, तो अपन ये पहला स्टेप काम में लेंगे। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्योर देसी में आपको लिखा भी रहा हूं। दूसरा रिलेशन क्या निकल के आया, अगर ई निकालना होता तो पता है ना पहले वाला स्टेप क्या था, डीवी था ना, यहां डीवी, और ई निकालना है तो ई का फॉर्मूला आएगा यहां से माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। कब लगाना है भैया, जाहिर सी बात है सर जी, वी पता हो और ई पता लगाना हो। वी ज्ञात हो तथा कैपिटल ई ज्ञात करना हो। तीसरा, सदिश रूप में एक बहुत अच्छा संबंध आया है। आप याद क्या करना है आपको, ई वेक्टर बराबर, याद है ना, माइनस क्या क्या बताया था आपको मैंने, याद करो। एक्स घटक आया था, मैंने आपको कहा, देखो मैंने यहीं से इस्तेमाल किया, ई बराबर आया है, दोबारा समझना बच्चों, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस फॉर्मूले को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन करके माइनस का चिन्ह लगा दो। विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन करके माइनस का चिन्ह लगा दो, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो मैंने इसके 3 घटक कर दिए। जब मैंने x घटक निकाला इसका तो माइनस विभव का अवकलन, सॉरी ये वाला चिन्ह आएगा, आंशिक अवकलन किया x के सापेक्ष अलग अलग घटकों में। जब मैंने इसका y घटक निकाला तब विभव का आंशिक अवकलन किया y के सापेक्ष, और जब मैंने इसका z घटक निकाला तो मैंने विभव का आंशिक अवकलन किया z के सापेक्ष। और किसी भी चीज को लिखने का तरीका होता है, अगर घटक पता हो तो x घटक में i कैप लगाइए, y घटक में j कैप लगा दीजिए, और z घटक में k कैप लगा दीजिए। देन ई वेक्टर इक्वल टू, x घटक है माइनस डेल, डेल बोलते हैं डेल, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, और जेड घटक माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। जगह नहीं थी ना वहां पर नीचे, तो ई वेक्टर बन गया आपका। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो ना, माइनस कॉमन लेते हो तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है संबंध भाई, कब काम में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ई का फॉर्मूला है माइनस ब्रैकेट में बी का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन आई कैप, बी का बाई के सापेक्ष, कैसे करते हैं आंशिक अवकलन आज के लेक्चर में बस यही पढ़ने वाले हैं अपन आगे भाई ना, और v का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन k कैप। एक आप ये भी याद कर लेना। ये भाई कब लगेगा मैं आपको बता ही देता हूं, अगर विभव का समीकरण दिया जाए x, y और z के रूप में। प्रतीक रूप में तो क्या लिखूं मैं, तो तरीके से आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको देसी समझ में आता है कि यदि v का समीकरण
एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे आपको इस फॉर्मूले के ऊपर। बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई, अच्छे से याद करना। याद हो रहे हैं ना? पहला फॉर्मूला क्या है? इससे तो मैं आगे डेरिवेशनों में काम लूंगा, बहुत सारा आपको वैसे भी याद रटा दूंगा, मेरी गारंटी है। फिलहाल आज पूरा पढ़ लीजिए। ई बराबर माइनस समाकलन वी डी एक्स, सॉरी वी बराबर माइनस समाकलन ई डी एक्स। अगला ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, इसका यूज यहां आता है इसलिए बताना पड़ता है। ई बराबर अच्छे से याद कर लेना, माइनस विभव का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन आई कैप, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन जे कैप, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन के कैप। आगे फिर मैंने आपको एक बात तो बताई कि ग्रेड का मतलब क्या था। इस स्टेप को आगे बढ़ाइए, यहां से देखो आप, ई वेक्टर बराबर माइनस तो यही है, देखो सब में से वी कॉमन दिख रहा है, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। बाहर मिलेगा v। और ये जो चीज है अंदर वाली चीज है कौन सी? ग्रेड का भी सूत्र याद कर लो। ये लो, ये जो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड। और इसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये इसका अर्थ है। अगर यहां जमा दूं मैं ग्रेड, तो ई वेक्टर बराबर आ गया माइनस ग्रेड वी। तो आप एक ये भी संबंध याद कर लीजिए लास्ट में, चौथा ई वेक्टर सब सदिश संबंध है माइनस ग्रेड वी। चार संबंध आपको नजर आ गए ना? एक छोटा सा संबंध और भी बना सकते हैं हम। देखिए क्या संबंध है। अलग से नोट लगाकर इन फॉर्मूलों को जरूर लिख लेना भाई ना। पैटर्न मतलब गारंटी है मेरी एग्जाम में तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि संबंध स्थापित करो, पर ये कॉन्सेप्ट काम में ले जाएंगे। देखो समाकलन के रूप में संबंध हो गया, अवकलन के रूप में हो गया, सदिश संबंध हो गया, ग्रेड व्रेड सब हो गए ना। एक बहुत देसी संबंध तो रह गया अभी। देख क्या ई का सूत्र आया था बच्चों, याद करो। बिंदु आवेश की चर्चा करूं तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आया था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब आपने विभव का सूत्र निकाला तो आया के क्यू बटा आर। तो आप संबंध को जरा आगे बढ़ाए, देखो के क्यू बटे आर तो विभव आ ही गया, इंटू अगर नीचे एक आर और हो तो ई बन सकता है। मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर का के क्यू और नीचे का आर इंटू आर, आर स्क्वायर। क्या कैपिटल ई बन गया? तो विभव का सूत्र आ गया ई इंटू आर। यह भी बड़ा काम का सूत्र है, कई किताबों में लिखा मिलेगा वी बराबर ई इंटू डी। बात वही है कि अगर विद्युत क्षेत्र में एक दूरी से गुणा कर दें, यह संबंध भी काम का है, इस पर भी सवाल कराऊंगा आपको, है ना। अगर विद्युत क्षेत्र में एक दूरी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? विभव। तो बच्चों जो चीज डब्बों में पैक हैं बड़े काम की हैं आपके की ना। जैसे आपसे याद हो जाए आप याद जरूर करिएगा, इनको नोट करिए आप यहां तक एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए इस संबंध को पूरे को। फिर बात करते हैं इन पर आधारित क्वेश्चनों की। हर एक संबंध पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, टेंशन ना करें, लिख लें। और बात क्वेश्चन से अच्छी क्लियर होगी शायद मेरे हिसाब से। देखिए
आगे बढ़े भाई। कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और विशेष इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, सूत्र कौन सा लगाएं वो आप सोचेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, संबंध पर आधारित क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और आप विचार करना है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को V जो है x y z के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। जहां V वोल्ट में XYZ मीटर में है, जहां V वोल्ट में X, Y, Z मीटर में है, बिंदु 1,1,1 पर, बिंदु 1,1,1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई, आप विचार करना है। ऐसे कई क्वेश्चन में आपको होमवर्क डालूंगा भाई, ध्यान। अब ये सवाल आ गया। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ के देख लो। एक वोल्टेज दिया हुआ है V ब्रैकेट में XYZ। इस चीज का अर्थ होता है कि जो वोल्टेज है वो X, Y और Z के फॉर्मेट में दिया हुआ है और एक समीकरण टाइप में दे दिया आपको। मतलब थोड़ा आसान भाषा में बात करूं तो वोल्टेज दे दिया आपको X, Y, Z के समीकरण के रूप में, ठीक है। B वोल्ट में है, मतलब सब एम के पद्धति में दे रखे हैं। तो आपको 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। मेन चीज इसमें समीकरण है और आप याद करो, जब चर्चा X, Y और Z की हो जाए, वोल्टेज का समीकरण जब आपको X, Y और Z के रूप में दिया जाए तो याद करो, मैंने आपको तीव्रता का सूत्र क्या लिखा है, पहले सूत्र लिख लो फिर तैयारी करना। सर सूत्र होता है E वेक्टर बराबर माइनस क्या, डेल V अपॉन डेल X, X के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके I कैप, Y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके J कैप और Z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके K कैप लगा देते हैं। यह संबंध है साहब। सबसे अब ये मानो, अब मेरी नज़र में तो भैया यहाँ पर आपका है ना 90% सवाल सॉल्व हो गया, अगर आप तरीके सोच पाए तो। इसलिए मैंने हर सूत्र के सामने लिखा है। इस सूत्र के सामने मैंने लिखा था कि जब वोल्टेज X, Y, Z के फॉर्मेट में दिया जाए तो अपन ये सूत्र काम में लेंगे। अब ठीक है, तो इसमें ये पहले आपको निकालना है डेल V अपॉन डेल X। तो तरीका क्या कहता है, बड़ा आसान तरीका सिखा रहा हूं। वोल्टेज के समीकरण को पकड़ ले, किसके सापेक्ष कर रहा है अवकलन, X के सापेक्ष। X को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। करना अवकलन कैसे करेगा, 6 कांस्टेंट है, 6x है ना, 6x पूरा पद तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि x वेरिएबल है, तो 6x का अवकलन आ जाएगा 6। अवकलन तो आना चाहिए भैया, याद है क्या, 6x में 6 बैठ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, 1। क्लियर। आगे देखो, माइनस का चिन्ह। क्या पूरा पद कांस्टेंट है भाई, पूरा पद कांस्टेंट होगा तो सीधा 0 हो जाएगा ना। x है कि नहीं है, x सापेक्ष कर रहे हैं साहब, x तो है। 8 और y कांस्टेंट है
तो 8 और बाई को बैठ बोल की चुपचाप बैठ जा। x का अवकलन किया वापस से, तो x का तो x सापेक्ष कितना आता है, 1 आता है, कोई टेंशन नहीं है। माइनस 8 बाई, कहीं x दिख रहा है किस स्टेप में, नहीं, पूरा कांस्टेंट है, 8 बाई है ये ना, पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो अवकलन 0। 6 बाई जेड, कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पूरा कांस्टेंट है, मींस इसका भी 0। तो कुल मिलाकर के इसका आया 6 माइनस 8 बाई। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, देखो ध्यान से। आंशिक अवकलन करना सूत्र अवकलन के ही लागू होंगे, पर अंतर किस चीज का रहेगा कि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो x को छोड़कर बाकी सभी को कांस्टेंट मानना है। 6x में 6 कांस्टेंट था, x का 1 हो गया, माइनस 8x बाई में 8 बाई कांस्टेंट था, x का 1 हो गया, x है ही नहीं है पूरा कांस्टेंट, 0 कांस्टेंट का अवकलन, x नहीं है पूरा कांस्टेंट, अवकलन डायरेक्ट 0। सिमिलरली आप अब बाई के सापेक्ष करिए, विचार करो। अच्छा, बाई के सापेक्ष करना है, अब बाई को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कांस्टेंट, x और z भी कांस्टेंट रहेंगे। बाई कहीं नहीं दिख रहा, 0, माइनस बाई दिख रहा है, 8x कांस्टेंट है, 8x और बाई का हो गया 1, माइनस 8 बाई में 8 बैठ गया और बाई का कितना आ गया 1, तो 8 गुना 1 हो, ठीक है। बाई जेड है बाई साहब, तो 6 और जेड कांस्टेंट है, बाई का कितना आ गया 1, 3 स्टेप में बाई था, 3 आ गए, थोड़ा ढंग से लिख दो इसको, माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6 जेड। सिमिलरली आप जेड के रेस्पेक्ट में भी इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, करिए जेड के रेस्पेक्ट में। जेड नहीं है, कांस्टेंट है 0, 8xy जेड नहीं है, कांस्टेंट है 0, 8y जेड है ही नहीं है, पूरा कांस्टेंट 0, जेड है तो प्लस 6y, जेड का हो गया 1, तो कुल मिलाकर के 6y बचा। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई। मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको कोई विशेष ज़्यादा खास चीज़ नहीं सिखा रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ अवकलन करना सिखाया है, केवल अवकलन करना सिखाया है। समझ में आ गया होगा आपको अब तक तो डी अपॉन डी एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स में अंतर समझ में आ गया ना। डेल बी अपॉन डेल एक्स की जब बात करते हैं ना तो एक्स सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हैं, बाई जेड भी कांस्टेंट, इस तरीके से करना है। सारे वैल्यू उठा के ऊपर जमा दीजिए, ऐसा करो। देन ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, तो अपना यही है ना, डेल बी अपॉन डेल एक्स आया 6 माइनस 8 बाई, इसमें लगेगा आई कैप, प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई क्या आया, माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप, प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड कितना है 6z, इसमें लगा दीजिए के कैप। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसा करो, बिंदु भी दिया हुआ है 1,1,1 मान जमा दीजिए, तो ई आपको एक मैथमेटिकल टर्म्स में मिल जाएगा। एक्स बाई जेड तीनों की जगह 1 1 जमाना है, 6 कांस्टेंट है, बाई की जगह 1 जमाते ही ये आपको 6 माइनस 8 दिखेगा, और 6 माइनस 8 होता है माइनस का 2 आई कैप। एक्स की वैल्यू 1 तो माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16 और प्लस 6 बचेगा, माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 जे कैप, और 1 जमाएंगे तो ये बन जाएगा 6 के कैप। ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 आई कैप 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। परिमाण चाहिए ना, ये तो सदिश रूप में आ गया ये वेक्टर, आपको परिमाण चाहिए, परिमाण, और कोई सदिश दिया गया हो उसका परिमाण हमें निकालना हो, पता है ना क्या तरीका है, अंडर रूट में, अरे बहुत बड़ा है ना, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो परिमाण निकालना है अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक कितना है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 36, यानी कि ई बराबर आ गया अंडर रूट में 140
और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। विद्युत क्षेत्र ना वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन बटे कूलाम। तो 140 को सॉल्व करेंगे तो 2√35 वोल्ट बटे मीटर ठीक रहेगा मात्रक में ना, इसके प्रयोग के लिए वोल्ट बटा मीटर सॉल्व करना 2√35 आपका सवाल सॉल्व हुआ, परिमाण निकाल दिया हमने। बात समझ में आई ना? सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? वैसे कितने भी सवाल बना सकते हैं, 4-5 सवाल तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा भाई ना, और आपको करके भी देखने। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर वोल्टेज जो है वो एक्स वाई और जेड की टर्म्स में लिखा हो तो विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका होता है आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। ठीक है ना? एक और नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको। नेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चन, करो आप आराम से। ठीक है ना? इस पर आधारित 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क डाल देते हैं। ठीक है ना? जो आप प्रैक्टिस कर पाओ उनकी। नोट कर लो जल्दी से, मैं होमवर्क लिखता हूँ। देखिए होमवर्क देखिए, होमवर्क है, मतलब मैं आपको सीधा समीकरण लिख रहा हूँ। v बराबर दिया हुआ है 6xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 6xy, ये माइनस एक्स स्क्वायर कर लो इसको, चलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको ई वेक्टर निकालना है, डायरेक्ट सवाल है ना, और इसका आंसर लिख रहा हूं ताकि आप चेक कर पाओ। ई वेक्टर इसका आएगा 2x माइनस 6y आई कैप 6x प्लस 2y, चेक करना इसको ना जल्दी से। ये क्वेश्चन तो आप ये करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी सूत्र पर आधारित है सब है ना, ऐसे करना है आपको। और कमेंट बॉक्स में बताना भाई होता है नहीं होता आपसे। दूसरा है आपको वोल्टेज दिया हुआ है 4x प्लस 3y वोल्ट, बिंदु दिया हुआ है 2,1 और आपको क्षेत्र का परिमाण E ज्ञात करना है, E वेक्टर नहीं E ज्ञात करना है। इसका आंसर दिया नहीं है, इसमें कितना आना चाहिए, 4 3 5 आएगा, चेक करना, शायद 5 आना चाहिए वोल्ट बटे मीटर, इसका आंसर होगा। 2 क्वेश्चन और देखिए, एक और है, बुक के क्वेश्चन है सारे। v बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर वोल्ट, बिंदु दिया हुआ है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E का परिमाण ज्ञात करना है। आंसर आएगा 4 वोल्ट बटा मीटर परिमाण। चेक करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए, अगला होमवर्क देखिए। b बराबर है -5x प्लस 3y
√15z और ई आपको ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। इसका आंसर सात आ रहा होगा, देख जाना। आंसर आएगा 7। ठीक है ना, पर्याप्त हैं इतने क्वेश्चन तो। अब आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क आप जल्दी नोट करें, और होमवर्क सिर्फ नोट नहीं करना है, सॉल्व भी करके देखना है। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने आपको संबंध तो कई लिखाए थे ना, उन पर आधारित और संबंध देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और देखिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट बटे मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है। यह दूरी होगी, आपको वो दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन 9 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। करके दिखाओ जल्दी से, कर सकते हो क्या आप सवाल। विचार करिए, थे हो जाता है कि आपसे सवाल। एक तो ये सवाल करना है ना, ये क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, जब तक आप इस पर विचार कर लीजिए। जल्दी से करिए। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। बिल्कुल, पहले वाले का जवाब दीजिए। पहले तो आप सोचिए, विचार करो, फिर मैं कराता हूँ। काफ़ी अच्छे दोनों क्वेश्चन है भाई ना। तो कुछ संबंध याद रखना, अपनी बुक में तो मुश्किल से 2-3 लाइन का ही है ना, थोड़ा पढ़ोगे तो ठीक लगेगा। आ सकते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के ना। देखो करते हैं। आपको एक तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट बटे मीटर, और विभव का मान दिया हुआ है 300 वोल्ट, और वो दूरी आपसे ज्ञात करवाई है। अब दूरी को r मान लो चाहे d मान लो, मैं d मान लेता हूं। अब ऐसा कोई संबंध आपने पढ़ा है क्या? अभी लास्ट में लिखाया था, याद कर, E बराबर k क्यू बटे आर स्क्वायर होता है और B बराबर k क्यू बटा आर होता है।
तो विभव में अगर एक दूरी से गुणा कर दें, सॉरी विद्युत क्षेत्र में अगर एक दूरी से गुणा कर दें तो विभव बन जाता है। संबंध याद रखना पड़ेगा, V बराबर E इंटू डी। क्या आपको D कैलकुलेट करना है? तो B बटाई, अब V कितना है साहब 300 और E कितना है 50, काटिए तो D बराबर 6 मीटर बन गया। वो डिस्टेंस 6 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। काफी सरल क्वेश्चनों में से है भाई ना। दूसरा देखना, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E शून्य है, ध्यान रहे E 0 है, उस क्षेत्र में विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार बदलेगा? E विभव दूरी एक संबंध था, सुनना अच्छा क्वेश्चन है ये, और कई डेरिवेशन में भी दिखाऊंगा बात मैं आपको। एक संबंध है E बराबर माइनस dV अपॉन dx या dr, जो भी लिखना चाहो, चूंकि सवाल r के पद में है तो क्यों ना इसको r लिख दें, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। एक था V बराबर माइनस समाकलन E dx, अगला सूत्र यही तो आया था, बस अब समझना ध्यान से। पढ़िए क्या कह रहा है कि E 0 है तो 0 बराबर माइनस dV अपॉन dr। तो यहां से आपने एक बात लिख दी कि dV अपॉन dr कितना है 0। दिमाग लगाना, विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन कितना है 0। अवकलन 0 किस चीज का आता है? कांस्टेंट का। किसका? कांस्टेंट का। मतलब विभव जो है वो दूरी के सापेक्ष कांस्टेंट है, तभी तो अवकलन 0 आया है। सवाल क्या कह रहा था कि विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार बदलेगा? अरे कांस्टेंट है विभव, तो विभव दूरी के साथ कैसा है? कांस्टेंट। भाई अवकलन 0 आया है ना, तो यहां लिख दो, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि विभव दूरी के सापेक्ष कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा। नोट करें, दोनों क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चनों में से है भाई ना। ठीक है, करिए। तो लेक्चर का टाइम हो गया है आज का पूरा, है ना। कुछ क्वेश्चंस नोट करा दें आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो अभ्यास करना है आपको अभी तो नहीं है, ठीक है, यही करिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। सूत्र जितने भी हैं आप डायरेक्ट याद रखें, एक शॉर्ट नोट टाइप में बना लें और उनमें फॉर्मूलों को लिखते जाएं। जुड़ने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद बच्चों। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।